नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक नया नोटिफिकेशन, एक नया एडवर्टाइजमेंट के साथ मैं उपस्थित हूं, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दिनांक 4 सितंबर 2023, आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट मेंशन है, 4 सितंबर 2023 को रिलीज किया गया है। पोस्ट का नाम अगर हम बात करें, जो ऑलरेडी कमीशन द्वारा सूचना दे दिया गया था कि इतनी वैकेंसियां हैं और इस डेट में इसकी वैकेंसी निकाली जाएगी, तो जो डिटेल वैकेंसी नोटिस है वो 4 तारीख को कमीशन द्वारा जारी किया गया। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट इंटाइटल्ड हैं, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, फॉर्म जमा करने का मोड क्या रहेगा, आप स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, फ़ी कितना है, आपका सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो A to Z जानकारी हम इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं स्टाफ नर्स आयुर्वेद, ये स्टाफ नर्स आयुर्वेद जो स्पेसिफिक कैटेगरी आयुर्वेद का उनके लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए एग्जामिनेशन 2023। अगर हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो जिस डेट में नोटिस जारी किया गया है मीन्स 4 सितंबर से ही स्टार्ट हो गया है आवेदन करना, और लास्ट जो है वो 4 अक्टूबर तक चलेगा। 4 अक्टूबर 2023 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और जो फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है वो भी 4 तारीख ही है। तो रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो कैंडिडेट अपना सबसे पहले देख लें कि उनके पास जो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है कि नहीं, जो क्राइटेरिया है वो उसको फिलफिल करते हैं कि नहीं, एक बार गो थ्रू कीजिएगा अपने इसको नोटिस को गो थ्रू करने के बाद आप सबसे पहले OTR, इसके पहले भी जो UPPSC द्वारा जो वैकेंसी जारी किया गया था नॉर्मल नर्स के लिए, उसमें भी OTR सिस्टम के बारे में हमने बात किया था। तो विदाउट, यहाँ पे इन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है कि विदाउट OTR नंबर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी पॉसिबल। तो सबसे पहले आपको एटलीस्ट 72 आवर्स बिफोर, यहाँ पे इन्होंने साइट दिया है, साइट पर जाके आप 1-2 दिन पहले आप पहले OTR अपने बनाइए। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे बेसिक डिटेल्स, आपका नाम रहेगा, आपका मेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, उसको वेरीफाई करेंगे OTP के थ्रू, उसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आप 1 या 2 दिन बाद आप फिर से फॉर्म पूरा फ्रेश सबमिट कीजिए। तो यहाँ पे इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया है, आप OTR कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अगर क्रिएट कर लिए हैं तो फिर आगे प्रोसेस कैसे कर सकते हैं। फिर इन्होंने दिया है कि इनकम्प्लीट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप जब भी फॉर्म भरें, जितने भी कॉलम हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन पूछे गए हैं, आप उनकी सूचना जरूर दीजिए, और स्पेशली जिस पे स्टार लगे रहते हैं वो मैंडेटरी रहता है देना। कुछ जो सूचनाएं होती हैं वो ऑप्शनल रहता है, लागू भी होता है, लागू नहीं भी होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर किसी भी, इफ एट एनी स्टेज इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द कमीशन दैट द कैंडिडेट हैज़ कंसील्ड और मिसरिप्रेजेंटेड एनी इंफॉर्मेशन, अगर किसी भी जगह आपने गलत इंफॉर्मेशन कमीशन को प्रोवाइड किया है, ये इस एग्ज़ाम की बात नहीं है, आप किसी भी कमीशन के लिए आप अगर आवेदन कर रहे हैं और वहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन बाय क्लर्कल मिस्टेक, बाय टाइपिंग मिस्टेक, या इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे भी अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो आपको फर्दर जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, हमेशा अपने डिटेल्स, जो बेसिक डिटेल्स रहते हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और जो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का रहता है, जो आपने रोल नंबर भरा है जो आपका, और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स रहे हैं, कितने परसेंटेज आए हैं, तो ये सब जो सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये सब जो बेसिक डिटेल्स है वो हमेशा करेक्ट भरिए। नहीं तो DV के समय, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, उस समय बहुत भागदौड़ करना पड़ेगा, और अननेसेसरी का वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ेगा जब फाइनल सिलेक्शन स्टेज में पहुंचेंगे। तो इसलिए कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा प्रोवाइड ना करें जानबूझकर या अनजाने में, जिससे कि आपको भविष्य में मुसीबत का सामना करना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेशल नोटिस इन्होंने दिया है, द कैंडिडेट विल बी इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द फीस। तो आप जब आपका फीस जमा हो जाएगा, फाइनल फीस जमा करने के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन होगा फुल एक्सेप्ट होगा कमीशन द्वारा, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। आपने जो रजिस्टर्ड मेल किया है मोबाइल पे, आपका फाइनल सबमिशन का मैसेज आ जाएगा।
ऑल फ्यूचर इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शन जो भी रहेंगे समय समय पर, अगर कोई सूचना है कि आपका प्री एग्जाम्स कब होगा, आपका सेकेंड स्टेज का मेंस का एग्जाम कब होगा, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर OTR या SMS द्वारा आपको भेज दिया जाएगा। जो भी तो कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट, और उसके अलावा भी आप बीच बीच में आप वेबसाइट जो UPPSC का वेबसाइट है उसको विजिट करते रहिए। जो भी वहाँ पे अद्यतन सूचनाएं रहती हैं, जो लेटेस्ट नोटिसेज रहते हैं, वो वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहते हैं। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑनलाइन, जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना यह है कि दिस एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप इस पूरे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप वेबसाइट पर जाके आप इसको पूरा देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया गया है, और OTR बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम कैसे है उसको पढ़ सकते हैं, और उसके बाद उसका अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने पूरा क्लियर दिया है। फर्स्ट स्टेज आप OTR कैसे जनरेट करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, तो पूरा OTR के माध्यम से दिया गया है। सेकेंड स्टेज में आपको क्या करना है, उसके बाद जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या करना है, फोर्थ स्टेज में आपका नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट्स या अदर पेमेंट्स मोड, मतलब 3 प्रकार से आप पेमेंट कर सकते हैं थर्ड स्टेज में। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में फाइनल सबमिशन, मॉडिफाई एप्लीकेशन और फाइनल सबमिशन करके आप होम पेज पे आ जाएंगे। तो ये 4 स्टेज में आपको एप्लीकेशन प्रोसेस फिल करना है। इट इज क्लैरिफाइड टू द कैंडिडेट दैट द स्टेज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन द हार्ड कॉपी मीन्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद सबमिशन, फाइनल सबमिशन के बाद आपको हार्ड कॉपी कमीशन के पास नहीं भेजना है, केवल ऑनलाइन ही रहेगा। एक कॉपी जो हार्ड कॉपी जो फाइनल सबमिशन होगा उसका आप सेव कर लीजिएगा जहाँ भी रहिएगा, उसका एक प्रिंट कॉपी, हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा फर्दर रेफरेंस के लिए। अब एप्लीकेशन फ़ी का हम देखते हैं। तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो अनरिजर्व UR के लिए, इकोनॉमिकली EWS के लिए और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी है, 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी। तो इस प्रकार से 125 रुपये आपका प्री के लिए, ये दोनों के लिए नहीं, ये प्री एग्जाम्स के लिए 125 रुपये आपका फीस है। शेड्यूल कास्ट और SC ST की बात करें तो हम 40 रुपीज़ है एप्लीकेशन फ़ी और 25 रुपये ऑनलाइन, तो 65 रुपये ये हो गया। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ PWDS के लिए जो है वो फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी कोई नहीं है आपके लिए, कल ओनली ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी आपको 25 रुपये पे करना है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है 40 रुपीज़ है प्लस 25 प्रोसेसिंग फ़ी सबके लिए बराबर है। अलग अलग कैटेगरी के लिए एग्ज़ाम फ़ी अलग अलग है। बाकी डिपेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, वीमेन, स्किल प्लेयर के लिए अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी कोई भी फीस नहीं लगेगा। तो इस तरीके से इन्होंने दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द पेमेंट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बाय द कैंडिडेट टिल the last date and time of the submission of the complete application. Candidates should take a printout copy of the same and keep it safe. इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना के बारे में इन्होंने बोल्ड और इटैलिक अंडरलाइन करके इन्होंने दिया है कि आप फाइनल सबमिशन के बाद अगर फ़ी जमा करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि फ़ी जमा कर देते हैं और वहाँ पे ट्रांजेक्शन फेलियर हो जाता है, तो फ़ी का रिसिप्ट भी हमेशा सेव रखिए, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर लेते हैं, जमा करने का एक कॉपी प्रिंट आउट करके अपने पास कीप इट सेफ फॉर फर्दर रेफरेंस, तो आप रख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने कुछ बेसिक डिटेल्स दिखाया है कि किसको किसको जो एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या होगा और एग्ज़ाम्स के प्रोसेस में किस तरह के कंडीशन दिए गए हैं। उसके बाद आपका जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसी का जो है वो मेल जो अभी स्टाफ नर्स आयुर्वेद मेल के लिए 48 वैकेंसी है और स्टाफ नर्स फीमेल के लिए 252। ये पूरे उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं उनके लिए है। अगर पोस्ट की बात करें तो ये ग्रुप बी नॉन गेस्टेड पोस्ट है। अगर पे स्केल की बात करें तो ये लेवल 7 जो अभी वर्तमान 7 पे कमीशन द्वारा लेवल सिस्टम को जारी किया गया है, जो पहले ग्रेड पे में होता था, तो ग्रेड पे के हिसाब से देखेंगे तो 600 और लेवल में देखेंगे तो लेवल 7 में आपका पे मैट्रिक्स 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहेगा। दोस्तों, ग्रेड पे से संबंधित बहुत लोग हैं जो जैसे नया सिविलियन के रूप में उनको आइडिया नहीं है, फ्रेशर के रूप में ज्वाइन करते हैं, क्या उनको बेसिक रहेगा, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे अगर गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करते हैं। तो इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो स्टाफ नर्स को मिलने वाले पूरे वेतन भत्तों और जो अलग बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं हमने बनाया है, आप उसको जाइए देखिए, आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बताया किसको किसको कैसे रिजर्वेशन दिया जाएगा और उसके लिए जो भी क्राइटेरिया है और जो भी कोर्ट के गाइडलाइंस है उसके बारे में आप दिया गया है। तो चलिए, जिसको पढ़ना है
जिसके लिए ये ज़रूरी है वो अपना देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो इसके लिए आखिर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देखिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स आयुर्वेद मस्ट, ये मेल फीमेल दोनों लोगों के लिए है, हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन विद साइंस एंड पास्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड हाई स्कूल। तो आप साइंस स्ट्रीम से आपको ये हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करनी है, और इंटरमीडिएट उत्तर प्रदेश आर एनी एग्जामिनेशन बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट टू, या इंटर की परीक्षा आपको साइंस स्ट्रीम पास करनी है। अगर हाई स्कूल साइंस में किए हैं और इंटर जो +2 है वो दूसरे मीडियम से किए हैं तो उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है। अगर इंटर किए हैं साइंस से वो ठीक है, अदरवाइज अदर कोर्स किए हैं वो इक्विवेलेंट टू होना चाहिए। पोसेस डिप्लोमा इन मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद, रजिस्ट्रेबल विद द आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। आपके पास मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग आयुर्वेद में ये डिप्लोमा होना चाहिए, जो उत्तर प्रदेश का जो आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन बोर्ड है उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा है पोसेसेस डिप्लोमा इन मिडवाइफरी आयुर्वेद, आपका मिडवाइफरी आयुर्वेद में डिप्लोमा होना चाहिए, जो सेम जो आप लोगों का जो काउंसिल है वहाँ पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। तीसरा है आयुर्वेद नर्स एंड मिडवाइफ धात्री फ्रॉम द आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी मेडिसिन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा अगर इंटर के अलावा ये है तो आप इसके लिए इंटाइटल्ड हैं। ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इंटर के बाद +2 के बाद आपके पास ये होने चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश का स्टाफ नर्स का आयुर्वेद बोर्ड है वहाँ पे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट वो हैव सर्वड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, अगर आप भारतीय सेना में 2 साल की सेवाएं दी हैं, या बी सर्टिफिकेट आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, शैल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल टू बी गिवन प्रेफरेंस इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, या उसके समतुल्य दूसरा कुछ है तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रिविलेज दिया जाएगा। तो आप 2 साल की अगर सेवा दिए हैं या एनसीसी का मिनिमम बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेवेंट सर्विस रूल जो है वह आपके ऊपर यह लागू होगा, द सिलेक्शन ऑफ द स्टाफ नर्स आयुर्वेद मेल फीमेल पोस्ट इज गोइंग टू बी एज अंडर द प्रोविजन गिवन इन द उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद नर्सिंग सर्विसेज रूल्स 2021। तो आप लोगों के सिलेक्शन के बाद जो सेलेक्ट होकर फाइनली ज्वाइन करेंगे, आप लोगों के ऊपर द उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद नर्सिंग सर्विसेज रूल 2021 लागू होगा। उसके अधीन आप लोगों को सेवाओं का निष्पादन करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे जिन लोगों ने हाई स्कूल की डिग्री अदर देन उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा लिया है, तो यहाँ पे इन्होंने जो इतने बोर्ड का नाम दिया है इस बोर्ड से ही होना चाहिए। 32 का यहाँ पे आप दिया है, 32 बोर्ड का ही इन्होंने, 32 नहीं आप टोटल देख सकते हैं 35 है, 35 बोर्ड एग्ज़ाम को ही ये कंसीडर करते हैं। इन्होंने एक सूचना जारी की थी, उसके तहत 35 स्टेट्स के बोर्ड को इन्होंने मान्यता दिया, और अगर इसके तहत आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की है तो आप उसके लिए वैलिड हैं। यहाँ पे देखिए नोट में दिया, उक्त के अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की अधिसूचना में प्राविधिक व्यवस्था अनुसार, तो मतलब इन्हीं ये लेटर नंबर ये है, डेट ये है, और इन्हीं के तहत ये 35 टोटल बोर्ड को कंसीडर करते हैं। इसी प्रकार आप इंटर का देखेंगे, +2 का देखेंगे, तो +2 में भी ऑल इंडिया के जो इन्होंने दिया है 36 जो बोर्ड हैं उनको मान्यता दिया है। इसके अलावा इसके अतिरिक्त किसी भी परीक्षा संस्थान द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा मान्य नहीं है। टोटल इन्हीं को ये कंसीडर करेंगे। एज लिमिट की हम बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो रिजर्वेशन रिलैक्सेशन का पॉलिसी है उसके तहत आपको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। जो आपका एज का कट ऑफ डेट रहेगा वो 1 जुलाई 23 रहेगा। तो 1 जुलाई 23 को आपका मिनिमम 21 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं सम अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टाफ नर्स आयुर्वेद मेल फीमेल इन मेन रिटन एग्जाम्स। तो प्री हो जाएगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज है आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर किया जाएगा, उसके लिए हॉल टिकट आपको इशू किया जाएगा। जैसे ही आपका प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम क्वालिफाई करते हैं,
एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का कमीशन द्वारा लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद का जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही लिस्ट आ जाएगा और आपका नाम लिस्ट में रहेगा, आप क्वालिफाई कर लिए हैं प्री एग्जाम्स को, तो सेकेंड स्टेज के लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मीन्स फी पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से। तो जो कैंडिडेट्स हैं, जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनको 200 रुपये फीस प्लस 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी मीन्स 225 रुपये। SC/ST की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 80 रुपीज़ फी, 25 रुपीज़, 105 रुपये। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, मीन्स यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी 25 रुपीज़ फिक्स है सबके लिए, बाकी हर कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ी निर्धारित किए हैं। तो इस प्रकार से आपको फ़ी पेमेंट करना है दोबारा मेंस के लिए। अगर नहीं करते हैं तो आप फिर मेंस एग्ज़ाम में नहीं अपीयर कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने नॉर्मल कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। आप एक बार इसके नोटिफिकेशन को गो थ्रू कीजिएगा, जो हमारे टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध रहेगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं अपेंडिक्स इन्होंने दिया, अपेंडिक्स में फॉर्मेट दिए हैं। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र, जितने भी जात प्रमाण पत्र हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंतर्गत आप आते हैं तो इस तरह का है पूरा। और ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स हैं, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार का, जो जिसके लिए जिस भी पार्ट के लिए आप दिव्यांगता आप दिखा रहे हैं उसका सर्टिफिकेट अलग अलग है, उसको उसी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी हम देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे आप लोगों का एग्जाम पैटर्न की। तो मेन जो फॉर्मेट है आप लोग देख लीजिएगा। अगर खेल कूद से हैं तो उसका प्रारूप अलग दिया है, तो उस फॉर्मेट में आप लेके जाइएगा कि आगे आपको प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। अब परसिस्ट 3 हम देखते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो क्या रहेगा। जो फर्स्ट स्टेज है वो प्री एग्जाम्स होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और आयुर्वेद विषय जो आपका विषय रहेगा उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो परीक्षा का योजना क्या रहेगा। प्रश्न पत्र की बात करें तो एक एग्जाम रहेगा। अगर टोटल नंबर्स आप क्वेश्चन देखें, प्रश्नों की संख्या 170 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 30 सामान्य ज्ञान के रहेंगे, सामान्य हिंदी के 20 रहेंगे, नर्सिंग आयुर्वेद से संबंधित 120 क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 170 क्वेश्चन रहेंगे आपका। और कुल अंक की बात करें तो टोटल 85 मार्क्स के एग्जाम्स होंगे। अगर पर क्वेश्चन का हम देखें तो 1/2 अंक का एक क्वेश्चन होगा। और टाइम ड्यूरेशन हम देखें तो 3 आवर्स का आपका एग्जाम रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जनरल नॉलेज का ये रहेगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। सेकंड है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन पॉलिसी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी राइट्स, इशूज ETC इससे संबंधित रहेगा। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स एंड ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन एग्रीकल्चर, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th लेवल। तो मैथ का भी जो रहेगा 10th लेवल तक आपको बेसिक मैथ का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपका जो रहेगा GS का क्वेश्चन रहेगा। उसके अलावा जनरल हिंदी की हम बात करें तो आपको विलोम शब्द आना चाहिए, वाक्यों में वर्तनी शुद्धि आनी चाहिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होना चाहिए, तद्भव एवं तत्सम शब्द का पता होना चाहिए, विशेषण एवं विशेष पर्यायवाची शब्द, ये आपको हिंदी में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे। बाकी अगर हम सिलेबस की बात करें, जो सिलेबस ऑफ नर्सिंग आयुर्वेद सब्जेक्ट है उसमें नर्सिंग से रिलेटेड ये आपका रहेगा, नर्सिंग आयुर्वेद से रिलेटेड, पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट, व्याधि विधान एवं उपचार ये देख सकते हैं। और उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, हेल्थ लाइफ स्टाइल, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मेंटल इलनेस, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल साइंस, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स, तो इतने आपका मेन ये प्री के लिए हैं। अब हम बात करें मेंस एग्जाम का, जो सेकेंड स्टेज का जो होगा वो परसिस्ट 4 में दिया गया है। वो भी अगर क्वेश्चन पेपर की हम बात करें तो आपका प्रश्न पत्र 1 होगा। प्रश्नों की टोटल संख्या होगी 9, जिसमें से 5 और 4 का ये रेशियो में रहेंगे। हम डिटेल्स में बता देते हैं अभी आपको। कुल अंक रहेंगे 85 अंक रहेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट का रहेगा 25, सेकेंड पार्ट का 60। एक ही परीक्षा रहेगा, क ख वो रहेगा क्वेश्चन। समय अगर ड्यूरेशन की बात करें 3 आवर्स का रहेगा। तो हम खंड अ की बात करते हैं। खंड अ में टोटल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे,
जिसको सभी को करना अनिवार्य है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होगा। अगर शब्दों की सीमा देखें तो 125 वर्ड्स में आपको उत्तर देना है। तो आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन ये लघु उत्तरी होगा जिनका 25 मार्क्स होगा। ब खंड में 6 दीर्घ उत्तरी प्रश्न होंगे जिनमें से 4 प्रश्न करना अनिवार्य है। आउट ऑफ 6 यू हैव टू अटेंड ओनली 4 और प्रत्येक क्वेश्चन 15 अंक का होगा। मैक्सिमम वर्ड्स आपको 300 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये आपका प्री का सिलेबस हो गया और मेंस का सिलेबस हो गया। तो इस तरीके से जो भी कैंडिडेट इच्छुक है, जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जिनके पास एज क्राइटेरिया है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। अप्लाई करने का हमने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आप जो भी हमने बताया है कि आपको क्या क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेव रखें हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, उसके बाद आपका सिलेबस हमने बता दिया। सिलेबस के मुताबिक आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम के समय आप लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े और अच्छे से एग्ज़ाम दें, अच्छे मार्क्स गेन करें और फाइनल सिलेक्शन को पाएँ। आशा करता हूँ हमारा ये नोटिफिकेशन वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी पर। थैंक यू।